Hello and welcome dear students to the second lesson of graphical transformation. You are watching Unacademy JEE channel and the series is JEE Live Daily. Alright बच्चों, तो आई थिंक लास्ट क्लास में सभी बच्चों को काफ़ी मज़ा आया था क्योंकि मैंने आपके रिस्पॉन्सेज देखे एंड आई एम रियली हैप्पी विद द रिस्पॉन्सेज. आई होप आप सभी को समझ में आए थे वो सब बेसिक वाले ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस जो हमने लेक्चर 1 में कवर किए थे. ऑलराइट, कोई अगर अभी हमें ज्वाइन कर रहा है तो उसने लेक्चर 1 भी देखना चाहिए. उसके अंदर हम क्या क्या कर चुके थे. अगर हम कोई कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फंक्शन के बाहर या फिर अंदर, ठीक है. अगर हम कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं फंक्शन के अंदर या फिर बाहर, ठीक है. ये सब हमने बेसिक चीज़ें कर ली थी. माइनस से मल्टीप्लिकेशन, अंदर बाहर, और क्या किया था, मॉडुलस फंक्शन भी स्टार्ट कर दिया था. मॉडुलस के दोनों जो हमारे पास टाइप्स होते हैं वो डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में. ऑलराइट, hello students, a lot of you are already here. All right, so the students who are new to this channel, I am Samir Chincholikar. I am the mathematics mentor on this channel and I have done my BTech and MTech from IIT Roorkee. I hope most of you students want to be there, right, at IIT. So let us try to get this quality content out there and learn something new. All right, तो बच्चों मेरे पास ऑलरेडी 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है जेई की पढ़ाई के लिए. ऑल राइट, तो आई होप कि उस एक्सपीरियंस का मैं यहाँ पर सही तरीके से यूज़ करके आपकी हेल्प कर पाऊँ. ऑल राइट, तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बता देता हूँ कि आज ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड लेक्चर है और कल के लेक्चर में हम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे. ऑल राइट, तो हालांकि जो फ्लो है फॉर कैलकुलस दैट शुड हैव बीन लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और काफ़ी बच्चे उसका वेट भी कर रहे हैं, लेकिन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो अच्छा लगेगा. ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न आई एम पिकिंग अप दैट पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि एक बार अगर हमने कैलकुलस स्टार्ट कर दिया तो फिर वो चलता रहेगा. ठीक है, तो कैलकुलस स्टार्ट करने पहले एक छोटा सा टॉपिक हम डेफिनेटली कल के क्लास में कवर करेंगे. ऑलराइट, कुछ एक दो लेक्चर लगेंगे उसमें भी. ऑलराइट, बट दैट इज़ व्हाट वी विल डू नेक्स्ट. ऑलराइट, तो एक अनाउंसमेंट जो मैंने लास्ट क्लास में भी किया था फिर से बता दूं आपको कि हमने ऑलरेडी प्लस प्लेटफॉर्म पर भी क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया है और आपका जो इवॉल्व बैच है फॉर क्लास 12th, राइट, ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए है जो 2020 में एडवांस के लिए अपीयर होना चाह रहे हैं, मेंस या फिर एडवांस के लिए. उनका बैच जस्ट स्टार्ट हुआ है 9th मई पर. तो अगर कोई स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन करना चाह रहा है सो देयर इज़ ए स्कोप. ऑल राइट, ऑलरेडी मुझे वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे यूट्यूब वाले मिल रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगता है जो यहाँ पर मैं नाम पढ़ता हूँ वही नाम वहाँ पर भी देख कर. ऑल राइट, तो ऑल राइट स्टूडेंट्स, अबाउट ड्रॉपर्स, यस आकाश, अबाउट ड्रॉपर्स ये ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि नेक्स्ट मंथ से ड्रॉपर्स का स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है जस्ट फॉर यू ऑल पीपल. लेकिन टिल दैट टाइम यू कैन डेफिनेटली अटेंड 11th एंड 12th के बैचेस सेपरेटली, क्योंकि कंटेंट तो देखो सब जगह सेम ही है. ऑलराइट, जस्ट द फ्लो विल इम्प्रूव अगर हम एक सिंगल बैच में बैठ पाए तो. ठीक है, सो दैट विल हैपन वेरी सून. टिल दैट टाइम द 12th क्लास बैचेस वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल टू यू गाइज ऑल्सो. ऑलराइट, एंड अदर देन दैट इमर्ज बैच स्टार्ट होने वाला है मंडे से. ऑलराइट, इमर्ज उन बच्चों के लिए है जो अभी 11th में आए हैं. ऑलराइट, तो वो 13 से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर हम सब टीचर्स अवेलेबल रहेंगे आपको पढ़ाने के लिए. अदर देन दैट आई थिंक आपको ऑलरेडी पता है, जो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, एक क्रैश कोर्स ज़रूर हम रन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो जस्ट अभी एडवांस देने वाले हैं. ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट द प्लस प्लेटफॉर्म. अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो तो यू कैन ट्राई फॉर डिफरेंट मंथ्स दैट आर अवेलेबल. ऑलराइट, बट ऑब्वियसली जैसा कि किसी भी सब्सक्रिप्शन में होता है, लॉन्ग टर्म का थोड़ा सा कॉस्ट कम है जो काफ़ी बच्चों को अच्छा लग सकता है. ऑलराइट, लेकिन अगर आप हमारे थ्रू जा रहे हो, अगर आप यूट्यूब के स्टूडेंट हमारे ऑलरेडी हो, देन डू यूज़ द कोड JEE लाइव. दिस विल टेल अस कि हाँ ठीक है, ये हमारे ही बच्चे हैं जो हमसे क्लासेस लेना चाह रहे हैं. ऑलराइट, सो ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. अदर देन दैट ये कोड से आपको 10% का भी फायदा होने वाला है इन द ओवरऑल कॉस्ट. ऑलराइट, तो अगर आपने 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी लिया हुआ है एंड ऑलरेडी ज्वाइंड द क्लासेस देन वेरी गुड. अगर किसी ने 1 ईयर का ले लिया है देन दैट इज इवन बेटर. ऑलराइट, तो बढ़ते हैं बच्चों आज के टॉपिक के साथ. राइट, सारे बच्चे आ चुके हैं. ऑलराइट, बहुत बढ़िया. तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ वेरी ट्रिकी काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस. इनको समझने की ज़रूरत है.
ठीक है। इसके पहले जो हमने मॉडुलस किया था वो भी थोड़ा सा था, लेकिन तब भी थोड़ा सा इजी था, इसलिए हमने उसको पार्ट 1 में ही कवर कर लिया है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के थ्रू कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है और फ्रैक्शनल पार्ट के थ्रू कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इन पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, एटलीस्ट एडवांस के लिए। ऑलराइट ऑलराइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कौन सी अच्छी बुक है? अल्फा फिजिक्स। तो बच्चों यही मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ऐसा अलग अलग मत सोचो कि ये थ्योरी के लिए ये वाली बुक है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये वाली बुक है। देखो आपको थ्योरी जो है वो तो लेक्चर्स के थ्रू मिल ही रही है, ठीक है। अल्टीमेटली आपका जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कौन सी बुक से कर सकते हैं, तो जो रेगुलरली हम रिकमेंड कर रहे हैं वही बुक्स आप बार बार फॉलो कर सकते हो, वो सब अच्छी बुक्स हैं। ऑलराइट चलो, इसका फिजिक्स में यूज़ होता है क्या? प्रथमेश इज आस्किंग, इसका फिजिक्स में यूज़ होता है क्या? तो ये तो नमो सर और जैन सर ही बता पाएंगे, है ना, लेकिन मैथ्स में ज़रूर यूज़ होता है, ये मैं बता सकता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन आप इनोवेटिव वेज ढूंढ सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग के। ऑलराइट, तो अगर आपको लग रहा है कि ये जो नॉलेज है आप फिजिक्स में यूज़ कर सकते हो तो डेफिनेटली आपने करना चाहिए, है ना। एंड यू कैन इवन इंटरेक्ट विद टीचर्स एंड लेट देम नो कि ऐसा भी कोई मेथड आपने नया सीखा है। ऑलराइट चलो, तो आई थिंक बुक्स का डिस्कशन तो हमारा हो गया है बच्चों। जस्ट पीछे जाके एक बार वो वीडियो फिर से देख लो अगर आपको डाउट है तो, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स केमिस्ट्री की, मैथ्स की कौन सी बुक्स अच्छी हैं। ऑलराइट, अच्छा तो योर ओके कल्याण जस्ट सब्सक्राइब टुडे, ऑलराइट वेरी गुड कल्याण। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, किसका? fx का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या मान के चल रहे हैं कि आपको ऑलरेडी y इज इक्वल टू fx का ग्राफ बनाते आता है। अगर आपको y इज इक्वल टू fx का ग्राफ बनाते आता है तो फिर y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर fx का ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसके पहले कि आप फाइनल स्टेटमेंट पढ़ो, दैट इज द फाइनल स्टेटमेंट, दैट कैन बी यूज्ड एज ए ट्रिक ऑल्सो, ठीक है। अगर कोई बच्चों को लग रहा है कि मैं जल्दी से कैसे करूं, तो ये है तरीका जल्दी से करने का, लेकिन अगर समझ लोगे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, अगर समझ लोगे तो ये चीज याद रह जाएगी हमेशा के लिए, अदरवाइज कंफ्यूज होते रहोगे, ठीक है। तो देखो यहां पर कैसे याद रखोगे आप कि मुझे क्या करना है, मुझे तो fx का ग्राफ पता है पहले से, और fx किसके बराबर है? y के बराबर है। मतलब एक्चुअली क्या हुआ है, नए ग्राफ में पुराने वाले ग्राफ का जो y है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया जा रहा है, ठीक है। समझो इस बात को, पुराना वाला ग्राफ कौन सा है? y इज इक्वल टू fx, स्टैंडर्ड वाला ग्राफ जो हमें याद है उसका y जो है वो fx के बराबर है, और अब मैं fx का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहा हूं, मतलब बेसिकली पुराने वाले y का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके नया वाला y कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। ऑलराइट, तो जैसे ही आपका y 0 और 1 के बीच में है आपको पता चला, तो नया वाला y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं? सुनो इस बात को ध्यान से, अगर आपको पता चला कि पुराना वाला y जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लोगे तो हर बार क्या आंसर आएगा y के लिए? नए y का 0 ही आंसर आएगा, ठीक। ऑलराइट, अगर आपने पता कर लिया समहाउ कि अब हमारा जो y है वो 1 और 2 के बीच में है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में उसका अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो आपको नया वाला y का वैल्यू हमेशा ही कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है। अब ऐसे सोचना है हमें, तो इसका मतलब हमारा अब क्या टारगेट होना चाहिए कि पहले तो क्या करो, पहले तो y इज इक्वल टू fx का ग्राफ प्लॉट करो और ये पता करो कि y अपनी इंटीग्रल वैल्यू कब चेंज कर रहा है। जहां जहां पर y इंटीग्रल हो रहा है वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलना चाहो तो बोल लो, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वहां पर चीजें चेंज होने वाली, ठीक है। तो इस बात को एक एग्जांपल से समझाता हूं, फिर हम आके इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आए कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं मैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का ग्राफ सबको बनाते आता है, क्लियर है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ सबको बनाते आ रहा है, इसीलिए हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप दिस इज विजिबल टू एवरीवन। ऑलराइट, एक्स स्क्वायर रफली ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ऐसा मानो, ठीक है। थोड़ा बहुत अब किसी सॉफ्टवेयर से ड्रॉ करोगे शायद इससे अच्छा बन सकता है, बट दिस इज गुड इनफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं क्या बोल रहा हूं, y कहां है? y एक्सिस के ऊपर। y कहां है? y एक्सिस के ऊपर। मुझे क्या करना है? एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके ड्रॉ करना है।
इसका मतलब अगर मैं देखूं तो मैंने ग्राफ क्या बनाया है, अभी तो ग्राफ मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बनाया है। इसका मतलब मुझे एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, मतलब एक्चुअली अभी जो बनाया हुआ है उसके y का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। अभी जो बनाया है उसके y का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर पता करते हैं कि 0 से 1 के बीच में ग्राफ कब है। 0 से 1 के बीच में ग्राफ कब है, तो 0 तो मुझे दिख रहा है, 1 अभी दिख नहीं रहा है, तो क्या करते हैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, जो ये शो करेगा कि 1 वाली हाइट कितनी है। ठीक है, तो ये 1 वाली हाइट है लेट्स से। ऐसे ही एक और डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो ये शो करेगा कि 2 वाली हाइट कितनी है। ठीक है, और ऐसे ही एक 3 वाली हाइट भी मैं ड्रॉ करता हूं। तो अब हमें क्या पता चल गया कि ये जो पोर्शन है छोटा वाला, ठीक है, ये जो छोटा सा पोर्शन है ये किसके बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है। अगर ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है तो अब अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो क्या बनेगा, वो 0 बनेगा कि नहीं, सही बात है। और अगर आप इस पॉइंट को और नोटिस करना चाह रहे हो तो कर सकते हो कि आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ 1 कब बनता है, तो 1 पे बनता है। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जो फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो क्या देगा आपको, आउटपुट 0 देगा। ठीक है, तो मैं बना रहा हूं मेरा एक्चुअल ग्राफ किसका, gx का, और gx क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx है। ठीक है, यहां पर हमें पता चला 0 और 1 के बीच में है ये ब्लू वाली लाइन, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लेफ्ट साइड नोटिस करो तो लेफ्ट साइड में भी सिमिलर सिनेरियो है कि नहीं, लेफ्ट साइड में भी आपके पास एक पॉइंट है -1, तो -1 से 0 के बीच में भी एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक है, 0 और 1 के बीच में है कि नहीं, 0 और 1 के बीच में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लिखूंगा मैं, 0 लिखूंगा। ठीक है, मतलब चीजें नीचे जा रही हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने से फ्रैक्शनल पार्ट खत्म हो जाता है ना, इंटीग्रल पार्ट ही बचता है बस, मतलब कुछ ना कुछ तो कम होने ही वाला था वैसे भी। क्लियर है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सुनो कि यहां पर 1 पर एग्जैक्टली क्या होने वाला है। 1 पर एक्चुअली अगर आप सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज एक्चुअली 1। ठीक है, तो 1 पे यहां नहीं रुकना है, 1 पे कहां पहुंच जाना है, ऊपर पहुंच जाना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या लगाया, ओपन सर्कल। वैसे इसी तरह से यहां पर क्या लगाऊंगा मैं, ओपन सर्कल लगाऊंगा, समझते जाओ। ठीक है, ऑलराइट, आ रही बातें समझ में आपको। अब क्या सोचेंगे, अब अगला कौन सा पोर्शन है, अगला पोर्शन ये वाला है, ये वाला छोटा सा जो पोर्शन है उसको देखो, क्योंकि ये किसके बीच में है, 2 डॉटेड लाइन से रेड वाली उनके बीच में है। डॉटेड लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि हाइट उसकी 1 और 2 के बीच में है। अगर 1 और 2 के बीच में एक्स स्क्वायर लाई कर रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट फिर से मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है जहां पर 2 वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं नोटिस अगर करता हूं तो बच्चों ये क्या होगा, √2 होगा। √2 डालता हूं एक्स स्क्वायर में तो वो 2 बनता है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन आया 1 और √2 के बीच वाला, इस रेंज में, इस इनपुट के रेंज में आपको आउटपुट कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर करके 1 मिलेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रही है बातें सबको। यहां से यहां तक कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, लेकिन अब एग्जैक्टली √2 पे क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली √2 पे चीजें जंप करके ऊपर चली जाएंगी, इसलिए यहां पर एंड में फिर से ओपन सर्कल आने वाला है। ठीक है, ऑल राइट, आई बात समझ में। अगला क्या होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ में आ रहा है क्या आपको, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट कौन सा होगा। अगर यहां पर 1 है, यहां √2 है, तो अगला वाला क्या होने वाला है, √3 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि √3 पे आप कहां पहुंचने वाले हो, √3 पे आप 3 पर पहुंचने वाले हो। ठीक है, तो √3 इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस टू प्लॉट दिस पर्टिकुलर ग्राफ। और इस रेंज में अगर देखोगे, अगर आपका √2 से √3 के बीच में इनपुट है तो ग्राफ आपका ये छोटा वाला बना, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो है किसके बीच में लाया करता है, 2 और 3 के बीच में लाया करता है। तो उसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लोगे, 2 और 3 के बीच वाली क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 2 होता है। तो वापस आपका आंसर हर बार कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। ठीक है, फिर से यहां पे ओपन सर्कल। ऐसी कहानी लेफ्ट साइड में प्रोसीड कर सकते हो कि नहीं, लेफ्ट साइड में बिल्कुल सेम कहानी होगी। तो यहां पर जल्दी से बताता हूं मैं आपको, ये वाला जो 2 वाला पॉइंट आया है कब आया है, -√2 पे आया है। ये जो 3 वाला पॉइंट आया है कब आया है, ये -√3 पे आया है। और ये जो पोर्शंस है इनमें अगर आप देखोगे, एनालिसिस करोगे, तो एक बार आपको पोर्शन ब्लैक ऐसा दिखेगा और एक बार पोर्शन आपको ब्लैक ऐसा दिखेगा। आई होप आई एम क्लियर हियर, ऑल राइट।
आई बच्चों बात समझ में, क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑल राइट चलो अनिंदा, आई जस्ट सॉ दिस चैट एंड यू वांट मी टू टेक योर नेम। ऐसा मत करो, पहले कंटेंट पे ध्यान दो, है ना। कंटेंट अगर आपको समझ में आ रहा है तो आई एम रियली हैप्पी एंड दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। ऑलराइट, तो बच्चों यहाँ पर ये रेड भूल जाओ, ये ब्लू भी भूल जाओ, जो ब्लैक में दिख रहा है ना वो आपका जीएक्स का ग्राफ है, ठीक है। ब्लैक से जो बना हुआ है दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। क्या किया हमने? हमने एक ग्राफ बनाया, उस ग्राफ को अलग अलग हॉरिजॉन्टल लाइन से ब्रेक कर दिया। हॉरिजॉन्टल लाइन कहां बनाई हमने? यूनिट इंटरवल्स पे बनाई। 0 पे तो थी एक्स एक्सिस, फिर 1 पे बनाया, 2 पे बनाया, 3 पे बनाया। क्लियर? अब उससे क्या पता चला हमें कि ग्राफ इंटीग्रल वैल्यू कब कब चेंज कर रहा है, ठीक है। वो जहां जहां इंटीग्रल वैल्यू चेंज कर रहा था वहां पर एक्चुअली क्या हो गया, वहां पर हमारा जो ऐसा लग रहा है कि उस पोर्शन का शैडो आ गया नीचे वाले डॉटेड लाइन पे। ऐसा लग रहा है कि नहीं? यहां पर ये जो पोर्शन है, अगर आप ऊपर से लाइट डालते तो यहां पर शैडो बनता कि नहीं है छोटा सा। क्लियर है? तो ये ऐसा हम शॉर्ट में ध्यान रखेंगे अब से। जो हमने यहां पर बिना शॉर्ट ट्रिक के ड्रॉ कर लिया है वो बिल्कुल सही तरीका है, लेकिन अब जल्दी अगर ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर बना लिया, 1 2 3 सब जगह आपने हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर ली। अब क्या करना है? हर पोर्शन का शैडो लेना है नीचे वाले डॉटेड लाइन के ऊपर। हर पोर्शन का शैडो लेना है नीचे वाले डॉटेड लाइन पर। ये जो बना ये आपका क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो यहां देखते हैं, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या लिखा है। ड्रॉ एफ एक्स एंड ब्रेक इट इनटू पोर्शंस यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस। ऐसे कुछ किया था एट यूनिट इंटरवल्स, बिल्कुल ऐसे ही किया था, क्योंकि 0 के बाद 1 पे बनाया था, 1 के बाद 2 पे बनाया था। फिर क्या बोला है? टेक प्रोजेक्शन ऑफ ईच पोर्शन ऑन लोअर लाइन। प्रोजेक्शन मतलब क्या है? शैडो ही है। टेक प्रोजेक्शन ऑफ ईच पोर्शन ऑन लोअर लाइन, तो इससे क्या बन जाएगा आपका? एफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बन जाएगा, गिवन दैट यू वर अवेयर कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। ऑलराइट, बिल्कुल। तो हाँ बिल्कुल, ये स्टेयर्स जैसा कुछ तो बन रहा है ना। लेकिन यहां पर देखो, अब ये स्टेयर्स तो हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर था इसलिए स्टेयर्स तो आने वाला था, क्योंकि जो स्टैंडर्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ होता है उसको तो बोलते ही है स्टेप फंक्शन, ठीक है, या स्टेयर फंक्शन, जैसा भी आप बोलना चाहो। लेकिन यहां पर क्या नोटिस करोगे आप कि स्टेयर्स की हाइट सेम है, लेकिन स्टेयर्स की विड्थ चेंज हो रही है, ठीक है। स्टेयर्स की जो विड्थ है यहां पर 1 यूनिट की थी, यहां पर √2 - 1 यूनिट की है, यहां पर √3 - √2 यूनिट की है, लेकिन हाइट हमेशा कितनी है स्टेयर्स की? 1 यूनिट की ही है, ठीक है। ऑलराइट, तो विद दिस ऑब्जर्वेशन लेट्स मूव ऑन एंड अंडरस्टैंड वन मोर ग्राफ, है ना। इस बार क्या करते हैं? साइन एक्स बनाते हैं और साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा दिखेगा ये ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सुनते जाओ, समझते जाओ। आई होप इसके बाद में आपको इस पर्टिकुलर पोर्शन में कभी डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्या बना रहे हैं हम? सबसे पहले साइन एक्स बनाएंगे, वो उसके बिना कहानी आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक है। तो साइन एक्स बना लेते हैं, ठीक है। इस साइड भी बना लेता हूं थोड़ा सा समझने के लिए। तो ये हो गया हमारा साइन एक्स का ग्राफ। ये कहां से कहां तक जाता है? अब ये -1 to 1 तक ही जाता है। क्लियर है? तो हमारे पास अब नेक्स्ट टारगेट क्या था कि मैं इस ग्राफ को ब्रेक करूं यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस एट यूनिट इंटरवल्स, ठीक है। तो मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगी बच्चों वो तो एक्चुअली ऐसी कुछ हो जाएगी ना। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन एक्स एक्सिस ऑलरेडी है और एक लाइन नीचे वाली हो जाएगी। बस इतने में तो ग्राफ ही खत्म हो गया, इससे बाहर तो ग्राफ जा भी नहीं रहा है हमारा। क्लियर है? तो अब देखो यहां पर क्या है, ये हो गया -1 वाला डॉटेड लाइन, ये हो गया 0 वाला मतलब एक्स एक्सिस, ये हो गया 1 वाला डॉटेड लाइन। अगर आप नोटिस करोगे तो 0 से लेके पाई तक साइन की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। लेकिन एक पॉइंट आता है बस π/2 जहां पे वो एग्जैक्टली 1 हो जाएगा। π/2 पे साइन का ग्राफ एग्जैक्टली 1 हो जाएगा और इसीलिए वो वाला पॉइंट पे आपका आउटपुट कितना रहेगा बच्चों? एग्जैक्टली 1 रह जाएगा, एग्जैक्टली 1 रह जाएगा। लेकिन बाकी सब प्लेसेस में कैसा है? 1 से थोड़ा तो कम है ही पक्के से, क्योंकि 1 से थोड़ा सा भी कम अगर होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसको कहां गिरा देगा? एग्जैक्टली 0 पे गिरा देगा। इसके जस्ट पास में 0.99 है, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होने वाला है?
जीरो होने वाला है, ठीक है। तो इस बात को हमने ध्यान कैसे रखा है, टेक शैडो, है ना, ये जो पूरा कर्व है इसका शैडो ले लो ऑन द लोअर लाइन, है ना। तो इस कर्व के लिए लोअर लाइन कौन सी है, एक्स एक्सिस, तो उसके ऊपर इसका पूरा का पूरा शैडो बना दो, क्लियर है, ऐसा कुछ। लेकिन जो बीच में एक पॉइंट आ रहा है वहां पर मैं ओपन सर्कल बना रहा हूं π/2 पे, क्योंकि वहां पर एक पॉइंट ब्रेक होके कहां चला गया, एग्जैक्टली 1 के ऊपर चला गया। एग्जैक्टली 0 और एग्जैक्टली पाई पे क्या होने वाला है, एग्जैक्टली 0 और एग्जैक्टली पाई पे चीजें यही रहने वाली है, क्योंकि 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 ही होने वाला है, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, जैसे ही आप आगे बढ़े पाई से थोड़ा सा आगे, तो क्या देखोगे यहां पे कि आपका कर्व अब कहां लाए कर रहा है, -1 और 0 के बीच में लाए कर रहा है। मतलब जैसे -0.5, -0.6, -0.9, इन सभी चीजों का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स, -1, क्लियर। तो यहां पर कहां जाएगा, वो -1 पे जाएगा। लेकिन हमारी शॉर्ट ट्रिक भी काम कर ही रही है ना, हमें क्या करना है, हर पोर्शन को एनालाइज करना है बिटवीन एनी टू हॉरिजॉन्टल लाइंस, एनालाइज एनी पोर्शन और उसकी शैडो ले लो नीचे वाले पोर्शन के ऊपर, नीचे वाले लाइन के ऊपर। तो मैंने क्या सोचा कि यहां पर डायरेक्टली मैं ऐसा बना लेता हूं। क्या किया मैंने, ये जो ब्लू लाइन था उसका शैडो ले लिया नीचे वाले रेड लाइन के ऊपर और उसको ब्लैक से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट साइड का पोर्शन। और अब आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि साइन एक्स अपने आप में कैसा होता है, साइन एक्स पीरियोडिक होता है, तो फिर उसका अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो वो ग्राफ भी कैसा होगा, पीरियोडिक होगा कि नहीं, ठीक है। ऑल राइट, इसका मतलब क्या है, यहां पर आपको मिलेगा रिपीटेशन इस तरह से, ठीक है, और यहां पर होगा ऐसा कुछ, जहां पर फिर से बीच में ब्रेक आएगा और ये ऊपर जाएगा, क्लियर है। तो यहां पर अब फिर से ब्लू हटा दो, रेड हटा दो, जो ब्लैक दिख रहा है ना आपको, वो हमारा जीएक्स का ग्राफ है, क्लियर है। आ रही बात है समझ में, साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे बनाएंगे, यस, ऑल राइट। क्या चल रहा है बच्चों, लेक्चर पे ध्यान है कि नहीं, ऑल राइट। चलो, ये सजेस्टेड है मुझे, मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सब अपने नाम से ही लॉग इन करो, है ना, और अकाउंट बना लो। अब तो मेरे ख्याल से जीमेल का अकाउंट सबके पास होना चाहिए, ऑल राइट। चलो नेक्स्ट देखो, यहां पर हम क्या समझना चाह रहे हैं, अभी क्या किया था हमने स्टूडेंट्स, फंक्शन के बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा के कैसे चेंजेस होते हैं वो सीखा है। आई होप ये वाला पॉइंट सबको समझ में आया है, क्लियर। नेक्स्ट क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, एक्स के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा के वो जो वैल्यू बनेगी वो एफ को देने वाले हैं, क्लियर है। तो ये हम काम हर बार करते हैं, पहले बाहर चेंजेस करते हैं फिर अंदर चेंजेस करते हैं। तो ऐसे दो दो पेयर हमेशा हमें मिल रहे हैं, ठीक है। जब हम एफ ऑफ -x निकाला था तो माइनस ऑफ एफ एक्स भी निकाला था, ठीक है, ऑलराइट। जब हमने मॉड ऑफ एफ एक्स किया था तो एफ ऑफ मॉड एक्स भी किया था। उसी तरह से हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स कर लिया है, तो नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है, एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स समझना हमारा टारगेट है, ठीक है। फिर से अब ये बाद में देखेंगे, पहले ये देखो कि अगर यहाँ पे आपको फील आ गई बेसिकली कि ये कैसे ड्रॉ हो सकता है, तो आप अपने आप भी बना सकते हो, क्लियर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप तो x की कंटिन्यूअस वैल्यूज डालना स्टार्ट करोगे, आप कुछ भी डालोगे x की वैल्यूज, ठीक है। लेकिन f को अल्टीमेटली क्या मिलेगा, f को वो सब कन्वर्ट हो जाएंगे पहले इंटीजर में, और वो इंटीग्रल क्वांटिटीज f को मिलने लगेंगी, क्लियर है। तो यहां पर सोचो क्या होगा, अगर आपने 2 डाला तो f ऑफ 2 बनेगा, आपने 2.1 डाला, इनपुट आपने 2.1 दिया, लेकिन अभी भी आउटपुट कितना आएगा, f2 ही आएगा। अगर आपने 2.5 डाला तो भी आउटपुट f ऑफ 2 के बराबर ही आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर बार बार हमारे इनपुट को चेंज किस में कर रहा है, 2 में चेंज कर रहा है। इसका मतलब आप अगर ये नोटिस कर लो कि 2 पर क्या आउटपुट आया था, तो उसी को आप 3 तक आगे एक्सटेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 वाला आंसर ही 3 तक आएगा, लेकिन जैसे ही 3 आ गया तो आंसर चेंज हो जाएगा, और फिर 3 से 4 के बीच में वही आंसर आएगा जो 3 पे आ चुका है। आई वाली बात समझ में, क्योंकि f को सारे इनपुट मिले ही नहीं, f को तो वो इनपुट मिले जो इंटीजर बन पाए, ठीक है। जो जो इंटीजर मिले वही उसके अकॉर्डिंग आंसर बताएगा आपको, ठीक है। तो फिर से एक एग्जांपल के थ्रू समझ के देखते हैं। अगर आप x स्क्वायर जानते हो तो x के ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर अगर कोई पूछ रहा है तो आप कैसे बताओगे उसको, ये हमारा यहाँ पर टारगेट है, ठीक है। तो देखते हैं, फिर से x स्क्वायर बनाते हैं। x स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये सबको पता होता है, x स्क्वायर ऐसा कुछ बन जाएगा हमारा ग्राफ, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये देखना है कि 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में आपको क्या क्रिएट होते हुए दिखेगा, यहां पे हर बार 0 क्रिएट होते हुए दिखेगा कि नहीं।
0 और 1 के बीच में, हर बार 0 क्रिएट होते हुए दिखा, तो बार बार आंसर क्या आएगा, 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 होगा, मतलब 0 पे जो आंसर आ चुका था 1 तक वही आंसर कंटिन्यू कर लो। ठीक है, तो ये रेड लाइन क्या हो गई, मेरा एक्चुअल ग्राफ का पोर्शन हो गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद ये देख रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में अगर मैंने इनपुट दिया यहां पे, तो 1 और 2 के बीच वाला हर वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर के वजह से क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। तो 1 पे जो आंसर आ चुका है, 1 पे जो आंसर आ चुका है वही आंसर कंटिन्यू कर लो आगे तक, 2 तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां पर बस क्या करना पड़ेगा आपको, ओपन इंटरवल वाले सर्कल का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर से क्या होगा, 2 पर जो आंसर आ चुका है मतलब 4 आ चुका है, ठीक है, तो 3 तक वही कंटिन्यू आपको करना होगा। ठीक है, यहां से लेके यहां तक। तो अब ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये करने का कोई शॉर्ट तरीका है क्या? अगर है तो हमें इतना सोचना नहीं पड़ेगा जितना हम यहां पर अभी सोच सोच कर ग्राफ बना रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो सुनो यहां पर क्या लिखा है, यहां पे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो करना ही पड़ेगा, एंड ब्रेक इट इनटू पोर्शन यूजिंग वर्टिकल लाइंस। ठीक है, लास्ट जो हमने किया था उसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू ब्रेक किया था, इस बार हम वर्टिकल लाइंस के थ्रू ब्रेक करेंगे, क्योंकि इनपुट इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। इनपुट बार बार सेम आ रहा है, इसलिए वर्टिकल लाइंस से हम ब्रेक करते हैं ग्राफ को। ठीक है, बिटवीन एनी टू वर्टिकल लाइंस वी गेट कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू ऑफ लेफ्ट लाइन। ठीक है, लेफ्ट वाली लाइन पे जो आंसर आ चुका है वही आंसर आगे कंटिन्यू होते रहेगा। ठीक है, तो पोर्शन में ब्रेक करने से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी। तो एक बार करके भी देखते हैं। आपके पास ऑलरेडी वाई एक्सिस है, एक वर्टिकल लाइन प्लॉट करते हैं 1 से पास होने वाला, एक वर्टिकल लाइन प्लॉट करते हैं 2 से पास होने वाला, एक वर्टिकल लाइन प्लॉट करते हैं 3 से पास होने वाला। ठीक है, यही काम आप लेफ्ट में भी कर सकते हो। लेफ्ट में भी कर लेते हैं, -1 और -2 वाली लाइन्स प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहा है वो स्टेटमेंट। ये बोल रहा है कि अब जो भी ग्राफ बन चुका है बन गया है। ठीक है, ग्राफ ब्लू से बन गया है, रेड से हमने वर्टिकल लाइन से इसको ब्रेक कर लिया है। क्या बोल रहा है वो कि कोई सी भी 2 पोर्शन पकड़ो, कोई से भी 2 पोर्शन पकड़ो, लेफ्ट वाली लाइन पे जो आउटपुट आ चुका है उसी को राइट वाली लाइन तक कंटिन्यू कर लो। ठीक है, वैसे ही अगर मैं 1 और 2 वाले लाइंस पकड़ूंगा तो फिर लेफ्ट वाली लाइन कौन सी होगी, 1 वाली। ठीक है, 1 पे जो आउटपुट आ चुका है उसी को कंटिन्यू कर दो 2 तक, वैसे ही 2 वाला जो आउटपुट आ गया उसको कंटिन्यू कर दो 3 तक। क्लियर, वैसे ही यहां पर क्या होगा, -1 पे जो आउटपुट आ गया है उसको कंटिन्यू कर दो 0 तक, -2 पर जो आउटपुट आ गया है उसको कंटिन्यू कर दो। कुछ थोड़ा बहुत हमें और इंप्रूव करना पड़ेगा इस फिगर में, क्योंकि सिमेट्री होनी चाहिए। ऑलराइट, देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि -2 यहीं आना चाहिए क्या, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर 2 दिख रहा है। ऑलराइट, तो ऐसे कुछ आना चाहिए यहाँ पर, तो ऐसा कुछ है, ये वाला पोर्शन कंटिन्यू हो जाएगा आपका आगे तक। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ जो ब्लैक से बना है ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर का ग्राफ हो गया। ठीक है, ऑलराइट, चलो ऑलराइट, चलो बच्चों, तो आई होप आपको सब चीजें समझ में आ रही हैं। ऑलराइट, नरेश ऑलराइट, दीपाली आपको इजी लग रही चीजें, बहुत ही बढ़िया बात है। ऑलराइट, चलो तो देखते हैं यहाँ पर और आगे हम क्या क्या अच्छी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात ये वाला पोर्शन समझ में आया कि नहीं, क्या करना है, जो भी आपको एफ एक्स पता है उसका ग्राफ प्लॉट कर लो। ग्राफ प्लॉट करने के बाद में उसको ब्रेक करो वर्टिकल लाइन से। वर्टिकल लाइन से ब्रेक करने के बाद क्या करना है, जो भी आपका लेफ्ट वाली लाइन के ऊपर आउटपुट आ गया है उसी को कंटिन्यू करना है, कहां तक, राइट, अगली राइट वाली लाइन तक। ठीक है, फिर वो राइट वाली लाइन जो है वो किसी के लिए लेफ्ट वाली लाइन बन जाएगी। ठीक है, जब ये दोनों पोर्शन कंसिडर कर रहा था तो ये राइट वाली लाइन थी। ठीक है, जब ये दोनों पोर्शन करूंगा तो ये लेफ्ट वाली लाइन हो जाएगी। तो हर एक लाइन का इनपुट कहीं ना कहीं से आगे कंटिन्यू होने वाला है। क्लियर है, और एक बार खुद से करके देखोगे और ज्यादा समझ में आएगा। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं जिसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो फिर से ये बाद में पढ़ेंगे, पहले सोचते हैं कि होने क्या वाला है। एफ एक्स मतलब क्या होता है, y का वैल्यू है ना। ओरिजिनली क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो एफ एक्स मतलब क्या है, बेसिकली y का वैल्यू। अब आपको नया y क्या चाहिए, नया y जो चाहिए आपको, उसके अंदर एफ एक्स के ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट लगा हुआ है ना, ये हमारा टारगेट है। मतलब y के ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट लगा हुआ है,
मतलब हमारे पास जो ओरिजिनल ग्राफ है उसमें जो y की वैल्यूज है उनके ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट लगा हुआ है। अब हमें क्या पता होता है कि फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा। मतलब ये जो नया वाला y है इसका ग्राफ कहां से कहां तक आएगा ये तो हमें पहले से पता है। इसका ग्राफ 0 और 1 के बीच में ही रहेगा हमेशा। ठीक, यहां तक आई बात समझ में। अब कैसे करेंगे ये, तो उसके लिए फिर से पहले तो मुझे f(x) देखना पड़ेगा। अगर मैं ये पता करूं कि f(x) मेरा 1 और 2 के बीच में फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x, f(x) मेरा 1 और 2 के बीच में है फॉर सम वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है वैल्यूज, लेट अस से 1.1, 1.2, 1.5, 1.9 है ना, ये सब क्या है 1 और 2 के बीच वाली वैल्यूज है। किसकी वैल्यूज है ये, f(x) की वैल्यूज है। अगर अब आप इनका फ्रैक्शनल पार्ट लोगे है ना, तो हर बार क्या नोटिस करोगे, अगर आपने इनका फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया तो ये 0.1 बना, ये 0.2 बना, ये 0.5 बना, ये 0.9 बना। ठीक है, तो क्या नोटिस किया आपने यहां पे कि जो भी इनपुट था उसमें से आपने 1 हटा दिया। ये नोटिस किया क्या, जो भी इनपुट था वहां से आपने 1 हटा दिया। इसका मतलब क्या है कि आपका ग्राफ जहां तक भी पहुंच चुका है अगर वो 1 और 2 के बीच में है तो आप 1 यूनिट हटा दो, उसमें से 1 यूनिट उसको नीचे शिफ्ट कर दो। लेकिन ग्राफ अगर आपका 2 और 3 के बीच में है तो उसमें से 2 यूनिट हटाना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप ऐसा करोगे तो सारे पोर्शंस जो हैं वो कहां आ जाएंगे, 0 और 1 के बीच में आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर के थ्रू एक्सप्लेन करके बताता हूं फिर से। ठीक है, ऑलराइट, देखो यहां पे ध्यान से, हमारे पास एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ऑलरेडी। ठीक है, अब ऐसा देखो कि अगर आप यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट का डिस्कशन करना चाह रहे हो तो फिर से क्या देखते हैं, ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन से ही ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में कब कब आ रहा है, 1 और 2 के बीच में कब कब आ रहा है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है फिर से। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू इसको ब्रेक करो। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3। ठीक है, 0 1 2 3 इतने में तो बातें समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक, जब मैं बोल रहा हूं कि आपका जो ग्राफ है वो ऑलरेडी 0 और 1 के बीच वाला ही है ना, कहां से कहां तक है वो, 0 और 1 के बीच में जब मैं इनपुट दूंगा तो हमारा जो ब्लू वाला ग्राफ बना है वो खुद भी किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में ही है। अगर वो खुद 0 और 1 के बीच में है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट लेके भी हम क्या कर लेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच वाली क्वांटिटी का वही आता है। इसका मतलब ये पोर्शन तो ऐसा ही रहेगा, और उसी तरह से ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ये भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली 1 पे क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 1 पे आपको नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका 1 इनपुट गया फ्रैक्शनल पार्ट को तो वो क्या रिटर्न करेगा, वो 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। नेक्स्ट पोर्शन ये वाला है, ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का ब्लू वाले को देखो, ये किसके बीच में लाया करता है, 1 और 2 के बीच में लाया करता है कि नहीं। ठीक है, ये 1 और 2 के बीच में लाया कर रहा है, तो ये वही हो गया जो एग्जांपल अभी हम डिस्कस कर रहे थे। इसका फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर क्या होगा, सब में से 1 हट जाएगा। अब सब में से 1 अगर हटाना है तो एक सिंपल ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 1 हटाना है मतलब क्या करना है, ग्राफ को 1 यूनिट से नीचे शिफ्ट करना है, लेकिन इसमें पूरे ग्राफ को नहीं करेंगे, केवल उस पोर्शन को करेंगे। किस पोर्शन को करेंगे, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको इसको करेंगे। ठीक है, तो ये पोर्शन अगर 1 यूनिट से नीचे आ जाएगा तो कैसे दिखाई देगा आपको, ऐसा कुछ दिखाई देगा। ठीक है, ये पोर्शन मैंने जस्ट 1 यूनिट से नीचे शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दिया है। अब और आगे वाले पोर्शन को देखो, आगे वाला जो पोर्शन है वो 2 और 3 के बीच वाला है, मतलब 2.1 2.2 2.3 इस तरह के वैल्यूज हैं। अगर आप उसका फ्रैक्शनल पार्ट ले लोगे तो क्या होगा, वहां से 2 पॉइंट में जो 2 था वो सब जगह से हट जाएगा, और वो 0.1 0.2 0.3 ये सब बन जाएंगे फ्रैक्शनल पार्ट लेने के बाद। ठीक है, तो ये जो पोर्शन था ऊपर वो 2 यूनिट से एक्चुअली नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और जैसा है बिल्कुल वैसा ही बनेगा। ठीक है, जैसा है बिल्कुल वैसा ही बनेगा, और इस तरह से आपका पोर्शन अगला वाला भी आ जाएगा। क्लियर है, अगर आप इस साइड आओ, अगर इस साइड आओगे तो क्या होगा, ये पोर्शन देखो, ये वाला जो मैंने एक्चुअली ब्लू में छोड़ दिया वो ऐसा ही आने वाला था, रेड में कन्वर्ट हो गया वो। इधर वाला भी क्योंकि 0 और 1 के बीच में ही है तो ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये जो अगला वाला ब्लू पोर्शन है वो 1 यूनिट से नीचे आएगा। ठीक, तो वो हो जाएगा इस तरह से, और उसके आगे वाला जो पोर्शन है जहां पे ये 3 वाला पोर्शन है ये 2 यूनिट से नीचे आएगा, तो वो हो जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो आपको ये जो अब रेड से बना हुआ दिख रहा है ये आपका एक्स स्क्वायर के फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर है। ठीक है,
ऑलराइट, आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर। तो आई होप अब हम इस स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ड्रॉ एफ एक्स, सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर बना लिया था, फिर क्या बोल रहा है, एंड ब्रेक इट इनटू पोर्शंस यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस एट यूनिट इंटरवल्स। बिल्कुल जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए बोला था, यहाँ पर भी वही बोल रहा है, तो वही हमने यहाँ पर किया था, क्योंकि हमें एनालाइज क्या करना है कि ग्राफ की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कब है, 1 से 2 के बीच में कब है, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस हेल्प कर रही है हमें, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, नाउ पुल डाउन और पुल अप एवरी पोर्शन बिटवीन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। सभी चीजें जो हैं ग्राफ की वो अल्टीमेटली कहां आ जाना चाहिए, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 के बीच में आ जानी चाहिए। ये सारे टुकड़े जो हैं उनको बस नीचे खींच लो तो आपका नया ग्राफ बन जाता है, ठीक है। सो दैट इज द इजीएस्ट वे टू डू दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ग्राफ को तोड़ लो हॉरिजॉन्टल लाइन से और हर टुकड़े को 0 और 1 के बीच में गिरा दो, क्लियर है। दैट इज द वे टू डू दिस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब साइन एक्स के साथ भी करके देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सा यहां पर आने वाला है कंसेप्ट। ऑलराइट, साइन एक्स का मैं फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ बनाना सीख रहा हूं, ठीक है। देखो क्या होगा, पहले तो क्या बनाना पड़ेगा, हमारे जो टेक्निक है उसके हिसाब से पहले तो साइन एक्स का ग्राफ तो ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले साइन एक्स ड्रॉ कर लो, ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये जो साइन एक्स बना है यहां पर क्या करो, इस ग्राफ को यूनिट इंटरवल्स पे हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू ब्रेक करो। तो यहां पर ज्यादा हॉरिजॉन्टल लाइंस की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ग्राफ हमारा ऑलरेडी -1 और 1 के बीच वाला ही होता है। तो -1, 0 और 1 तीन ही हॉरिजॉन्टल लाइंस की जरूरत है, एक तो एक्स एक्सिस पहले से बना हुआ था, क्लियर है। अब क्या बोलूंगा मैं, क्योंकि ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको 0 और पाई के बीच वाला, ये तो ऑलरेडी 0 और 1 के बीच में ही है, इसका मतलब वो क्या रहेगा, वो तो वैसा ही रहेगा। 0 और 1 के बीच वाली वैल्यू का अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट लेते हो तो वही आंसर आता है, एक्सेप्ट 1 पॉइंट, एक पॉइंट है π/2 जहां पर वो एग्जैक्टली 1 हो गया है। अब एग्जैक्टली 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। इसलिए यहां पर आ जाएगा ओपन सर्कल, नीचे आ जाएगा क्लोज्ड सर्कल, मतलब वो दिखा रहा है कि π/2 पे एक्चुअली 0 है, ठीक है। ऑलराइट, तो मैं यहां पर थोड़ा ब्लैक से बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। मैं ब्लू लाइन के ऊपर भी ट्रेस कर रहा हूं ताकि मुझे एक्चुअल ब्लैक से एंटायर ग्राफ दिखे, किसका, gx का, विच इज sin x का फ्रैक्शनल पार्ट। ऑलराइट, तो क्या हो रहा है यहां पे, जब तक आप 0 और 1 के बीच में हो तब तक तो आपके पास वही आएगा जो है, जैसे ही 1 हो गया फ्रैक्शनल पार्ट बोलेगा 0, आंसर दूंगा मैं रिटर्न में। फिर से आपने क्या बोला, हम आ गए 0 और 1 के बीच में, तो उसने बोला जो है वही आउटपुट, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब जैसे ही आप पाई को क्रॉस करोगे तो सोचो क्या होगा, ठीक है। π/2 पे क्या आ चुका है, π/2 पे यहां नीचे ब्लैक डॉट आ चुका है। जब आप नीचे चले गए तो आपका आंसर कहां चला गया, -0.1, -0.2, -0.3। तो उन सभी केसेस में क्या होता है, -0.1, -0.2, -0.3। तो -0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, 0.9 होता है, क्लियर है। तो यहां पर जो -0.1 है वो ऊपर उठ के 0.9 तक जाने वाला है। जो है जो -0.9 है वो कहां जाएगा, वो 0.1 पे जाएगा, क्लियर है। तो इसका मतलब सीधे सीधे क्या ध्यान रखो, आपको इस पोर्शन को एक यूनिट से ऊपर उठाना है, क्योंकि आपको हर पोर्शन को कहां ले जाना है, 0 और 1 के बीच में ले जाना है, ठीक है। तो ये पोर्शन ऐसा का ऐसा रहेगा, लेकिन उठ के कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, क्लियर है। तो यहां पर आपको ऐसा कुछ दिखना चाहिए, ऐसा कुछ नीचे गया और फिर ऊपर आए, क्लियर है। यहां पर जो ब्लैक से बना है ये एक्चुअली हमारा पाई से 2π के बीच में ग्राफ हो गया, पाई से 2π के बीच में, ठीक है। तो अगर आपको 0 से 2π के बीच में सब कुछ समझ में आ गया है तो फिर क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है इसलिए आप इस साइड वाले पोर्शन को भी एग्जैक्टली वैसे ही ट्रेस कर पाओगे, है ना। कैसे कर पाओगे, यहां से यहां तक बिल्कुल चला ऊपर, फिर ओपन सर्कल आया, फिर नीचे आएगा और ये -3π/2 वाली वैल्यू पे 0 बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो पूरा पोर्शन है ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ बना है ब्लैक से, ये आपका sin x के फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है, ठीक है। ऑलराइट, ऐसा आपको याद रखना है कि करना क्या है, यहां पर स्टेटमेंट याद रखना ज्यादा फायदेमंद है, क्लियर। आज के जो भी ट्रांसफॉर्मेशन किए हमने उसमें स्टेटमेंट याद रख करोगे तो फिर ज्यादा जल्दी आंसर, ज्यादा जल्दी ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ग्राफ बनाओ, ब्रेक करो हॉरिजॉन्टल लाइन से और फिर हर पोर्शन को 0 और 1 के बीच में ड्रैग करके ले आओ, दैट्स इट, ग्राफ बन जाता है,
ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और साइन एक्स का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर ध्यान रखना है तो किसका रखना होता है, ये जो ओपन सर्कल और क्लोज सर्कल हमने बनाए हैं, फील्ड सर्कल बनाए, उनका ध्यान रखना होता है, ठीक है। जैसे आप अगर सोचोगे कि पाई पे क्या वैल्यू आएगा, तो पाई पे 0 आएगा, 1 नहीं आएगा, इसलिए 1 पे क्या है, यहाँ पर ओपन सर्कल बना हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। फिर से इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा उसमें क्या है कि अगर फंक्शन को मैं फ्रैक्शनल पार्ट दे रहा हूं तो क्या होगा, अगर मैं फंक्शन को फ्रैक्शनल पार्ट दे रहा हूं तो क्या होगा, ये देखो यहां पे ऑलराइट, फंक्शन को अगर फ्रैक्शनल पार्ट देंगे बच्चों तो यहां पर ये होने वाला है कि अगर मैं x बढ़ाते भी जाऊं आगे, अगर मैं x बढ़ाते भी जाऊं, है ना, ऐसे सोचो कि अगर मैंने इसको 0.1 दिया, 0.2 दिया, 0.3 दिया, 0.9 दिया, तो f को अलग अलग वैल्यू मिलेगी क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट उसमें कोई चेंज करेगा नहीं। तो ये अपने हिसाब से आंसर चेंज करते जा रहा है, कौन, f, क्योंकि इसको लग रहा है कि मुझे अलग अलग वैल्यूज मिल रही है। अब जैसे ही आपने नेक्स्ट स्टेप किया, 1.1, 1.2, 1.3 डालना स्टार्ट किया, तो फ्रैक्शनल पार्ट ने उसको क्या बना दिया, फ्रैक्शनल पार्ट ने उसको 0.1, 0.2, 0.3 बना दिया इंस्टेड ऑफ 1.1, 1.2, 1.3, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट क्या करता है, चीजों का इंटीग्रल पोर्शन हटा देता है, ठीक है। तो अब f को क्या लगेगा, f को लगेगा कि हम फिर से वही वैल्यू डाल रहे हैं। अगर उसको लगा कि हमने 0.1 ही डाला है तो आउटपुट में क्या डालेगा, 0.1 वाली वैल्यू ही फिर से बताएगा ना, क्लियर है। तो क्योंकि ऐसा हो रहा है इसलिए आपका ये जो फंक्शन हो जाएगा बच्चों, ये पीरियोडिक हो जाएगा। 0 और 1 के बीच में जितना बन चुका है उतना ही बार बार बनते रहेगा, इसलिए इसको ग्राफ को ड्रॉ करना बहुत ही आसान हो गया है हमारे लिए, ठीक है। जस्ट बाय दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कि f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज पीरियोडिक विद पीरियड 1, तो 0 और 1 के बीच में आप इसको प्लॉट कर लो और उसी चीज को कॉपी पेस्ट कर दो आगे, ठीक है। उसी चीज को अगर कॉपी करके पेस्ट कर दोगे सब जगह 1 यूनिट के इंटरवल में, तो आपको पूरा ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो करके देखते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर के लिए करके देखते हैं, ऑलराइट। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे कुछ बना दिया मैंने, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि पूरा ग्राफ नोटिस करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो क्या करो, अगर आपको gx चाहिए तो 0 और 1 के बीच में जितना भी बन गया उतना ही बनाओ बस। 0 और 1 के बीच में कहां से कहां तक जाएगा, 0 और 1 के बीच तक जाएगा, ठीक है। हाइट भी कहां तक पहुंच जाएगी, उसकी 1 तक पहुंच जाएगी, उसकी हमें कोई चिंता नहीं थी, ठीक है। हमें तो क्या करना है, ये देखना है कि 0 और 1 के बीच में ग्राफ बना तो बना कितना, ठीक है, हमें बस उतना ही देखना है। 0 से 1 के बीच में ग्राफ इतना बन गया, अब हर बार इतना ही बनता रहेगा। 1 और 2 के बीच में भी यही कर दो और 2 और 3 के बीच में भी यही कर दो और फिर 3 और 4 के बीच में भी यही कर दो। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी 0 और 1 के बीच में जितना बन चुका है उतना ही बनेगा, क्योंकि फंक्शन का पीरियड कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो इस साइड भी क्या होगा, इस साइड भी -1 से 0 तक ऐसा कर दो, -2 से -1 तक ऐसा कर दो, और ये जो बना है ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट x के स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। ऑलराइट, आ रही बातें समझ में सबको बच्चों। तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू और क्लियर करते हैं इस पर्टिकुलर चीज को कि फ्रैक्शनल पार्ट x का स्क्वायर अगर ऐसा बना था तो बताओ कि e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ कैसे बनेगा, e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है। तो फिर से आपको क्या ध्यान देना है कि क्योंकि ये पीरियोडिक है विद पीरियड 1, तो आप तो इस पे फोकस करो कि 0 और 1 के बीच में कितना बन गया, ठीक है। तो आपके पास e की पावर x कैसा होता है, e की पावर x ऐसा ऊपर जाने वाला ग्राफ होता है ऑलवेज। तो 0 पे कितना आया, ये 1 आया, और 1 पे कितना आया, 1 पे कितना आ गया, ये 1 पे e आ गया, है ना, 1 डालने पे e आएगा। e की पावर x के ग्राफ की बात हो रही है ना यहाँ पे। अब अगर आपने फ्रैक्शनल पार्ट कर भी दिया तो क्या सोचोगे कि 0 और 1 के बीच में जितना बन चुका है ना, तो थोड़ा सा गाइडेंस के लिए पहले मैं रेड से मार्किंग कर लेता हूं कि ये जो हाइट है ये 1 वाली हाइट है और ये जो हाइट है ये e वाली हाइट है, ठीक है। अब 0 और 1 के बीच में स्टूडेंट जितना बन गया है ना, यही पोर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ यूजलेस है ना, उनको हटा दो यहां से और इसी पोर्शन को रिपीट करते जाओ हर एक यूनिट इंटरवल के लिए, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आपका जो फंक्शन है e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x दैट इज पीरियोडिक विद पीरियड 1, ठीक है। तो आपने अगर एक इंटरवल का भी, एक पीरियड का भी आपने अगर ग्राफ बना लिया सक्सेसफुली तो आगे भी वैसा ही होते रहेगा। ऑलराइट, आई बात समझ में, क्लियर है। तो इस तरह से आप ये भी बना सकते हो। एक लास्ट
ट्रांसफॉर्मेशन बचता है हमारा। इसके बाद हम कंप्लीटली कवर कर चुके हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस का कंसेप्ट, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर ध्यान से देखो, फिर से मॉड आ गया है। मॉड लेकिन इस बार किस पे लगा है? y के ऊपर लगा है, ठीक है। यहां पर मॉड आया तो है लेकिन fx के ऊपर या x के ऊपर नहीं लगा, y के ऊपर मॉड लगा हुआ है, ठीक है। सो ये काफी इंटरेस्टिंग होता है। स्पेशली आपको ये यूज कहां आएगा? जब आप एक चैप्टर पढ़ोगे, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, या एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इस नाम से होता है वो चैप्टर। तो उसके अंदर आपको पहले कर्व ट्रेस करना पड़ता है। कर्व ट्रेस करने के बाद आपको उसका एरिया फाइंड करना होता है, ठीक है। तो एडवांस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, जिसमें से ये वाला पोर्शन भी कई बार पूछा गया है। ऑलराइट, तो मॉड y इज इक्वल टू fx। अगर आपको ये ड्रॉ करना है तो पहले तो ये सोचो कि क्योंकि लेफ्ट साइड मॉड लगा हुआ है और राइट साइड fx लिखा हुआ है प्लेन, तो fx का वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। पहले इसको ऐसा समझने की जरूरत है। fx का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन अगर ये नेगेटिव हो गया तो वो तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में मॉड लगा हुआ है तो LHS तो आपका पॉजिटिव है ही, ठीक है। LHS तो आपका पॉजिटिव है ही। इसका मतलब यहां पर कौन से x लेंगे हम? x ओनली वेयर fx इज पॉजिटिव, ठीक है। हम वही x कंसिडर करेंगे ग्राफ बनाने के लिए जहां पर fx पॉजिटिव है, अदरवाइज तो ये इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। ऑलराइट, अब अगर मैंने उन्हीं x की बात करी तो अब आगे और सोचते हैं। यहां पर लेट अस से मॉड y लिखा हुआ है, यहां पे कोई एक पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी हुई है, तो मॉड अब ओपन कैसे होगा? मॉड ओपन होगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस fx के साथ, ठीक है। y क्या करेगा? प्लस fx के साथ भी इक्वेशन बनाएगा और माइनस fx के साथ भी इक्वेशन बनाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है? y इज इक्वल टू fx बनाना तो है, लेकिन कहां पर? जहां पर x पॉजिटिव है। लेकिन अब साथ ही साथ उन्हीं पॉइंट्स पे माइनस ऑफ fx भी बनाना है, और माइनस ऑफ fx बनाना हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है। क्या करना होता है? ऊपर वाली चीज को नीचे, नीचे वाली चीज को ऊपर, ऐसा कर देना होता है, बस रिफ्लेक्ट अबाउट x एक्सिस, ठीक है। तो अब देखते हो इसको कैसे कर सकते हो आप। अगर आपको मैं बोलूं कि ये आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, लास्ट लेक्चर में भी इस इक्वेशन का यूज किया था हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो मैं ड्रॉ करता हूं पहले तो ये ग्राफ होगा कैसे, ठीक है। तो यहां पर ऐसा कुछ बनाऊंगा मैं। इसके रूट्स क्या निकले थे? लास्ट क्लास में भी किया था, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, 1 और 3 इसके रूट्स हैं, ठीक है। 0 पे ये कहां से पास हो रहा है? 0 पे ये 3 से पास हो रहा है। तो ऐसा कुछ बना सकता हूं मैं ग्राफ इसका, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक का ग्राफ। ये क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है इसका अब आपको क्या करना है? लेफ्ट साइड में y के ऊपर मॉड लगा के कैसा ग्राफ आएगा ये पता करना है, ठीक है। तो पहली बात तो क्या है, जहां पर ये नेगेटिव हो रहा है उसको तो मैं ले ही नहीं सकता, क्योंकि मॉड y इक्वल टू नेगेटिव ट्रू होता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये पोर्शन हटाने की जरूरत है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या जरूरत है कि जो पोर्शन पॉजिटिव है उसका नेगेटिव भी आपको प्लॉट करना है। दिस इज द ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑलराइट। तो क्या करेंगे हम? जो ब्लू से पोर्शन बना हुआ है और जो एक्सक्लूड करना है उसको मैं ब्लैक से ओवरलैप नहीं कर रहा हूं। तो मेरे पास एक तो पॉजिटिव पोर्शन इस साइड से आया और एक पॉजिटिव पोर्शन मुझे इस साइड से आया। ये जो दो ब्लैक पोर्शंस आए हैं इनके एक्चुअली नेगेटिव वाले रीजन्स भी मुझे प्लॉट करने, माइनस fx भी मुझे प्लॉट करना होगा, ठीक है। तो इस बार नेगेटिव भी प्लॉट करोगे तो कैसा हो जाएगा? ऐसा कुछ नीचे जाएगा और यहां से भी ऐसा कुछ नीचे आएगा। तो ये जो बना है ब्लैक से, ये आपका मॉड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का ग्राफ है, ठीक है। ऑलराइट, क्या करना है? पहले तो नेगेटिव पोर्शन को हटा दो, दिस इज यूजलेस। ये जो ब्लू से दिख रहा है आपको, ये तो हमारे फाइनल ग्राफ में आएगा ही नहीं। जो बचा हुआ पोर्शन है पॉजिटिव वाला, उसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में, वो भी जो पोर्शन बनेगा उसको भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखना है? ड्रॉ fx ओनली वेयर इट इज पॉजिटिव, बाकी जगह प्लॉट ही मत करो। नाउ रिफ्लेक्ट दिस पोर्शन अबाउट एक्स एक्सिस कीपिंग द ओरिजिनल पोर्शन इंटैक्ट। ओरिजिनल पोर्शन कहीं नहीं गया है, ओरिजिनल पोर्शन अभी भी है, लेकिन उसका इमेज भी अब हमारे ग्राफ में इंक्लूड हो गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, व्हाट आई वांट नाउ, मैं चाहता हूं कि आप ये जो नोट्स हैं इनको डाउनलोड करो, ठीक है। डाउनलोड करके ये जो मैंने एक एक स्टेटमेंट लिखे हैं, ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लो।
अगर आपको कहीं पर भी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो ये जो स्टेटमेंट आपने समझे हैं आज, इनको यूज़ करोगे तो हर बार आपको सॉल्व करते आ जाएगा क्वेश्चन बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट अस ट्राई एंड डू सम क्वेश्चंस, ठीक है, कि ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ऑल राइट, हाँ तो विघ्नेश यू आर राइट, ये फंक्शन नहीं बचेगा, लेकिन ग्राफ फंक्शन का ही होता है क्या? नहीं, ग्राफ रिलेशन का भी होता है, ग्राफ रिलेशन का भी होता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एक सर्कल का इक्वेशन है, इसको प्लॉट करते हैं तो हमारे पास जो फिगर आता है वो फंक्शन नहीं है, क्लियर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सर्कल प्लॉट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज दैट इक्वेशन इज ए रिलेशन between x and y. Similarly, this is a relation between x and y. तो अगर कभी भी x और y में रिलेशन है तो आप x और y की कुछ कुछ वैल्यूज डाल के कोऑर्डिनेट्स निकाल के ग्राफ तो हमेशा बना ही सकते हो। तो ग्राफ केवल फंक्शन का होता है, ऐसा मिसकंसेप्शन मत रखो, ठीक है। ऑल राइट, भास्कर इज सेइंग हार्ड ग्राफ तो हार्ट बीट का भी होता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, सही बोल रहे हो, मतलब हर बार फंक्शन ही हो ये ज़रूरी नहीं है ना, ये बताने का बिल्कुल सही एक स्टेटमेंट आपने मुझे बता दिया। ऑल राइट, चलो, हाय तनिष्क, अगर आप यहाँ पर नए हो तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही हैं, आप पीछे जाके बाकी सारे वीडियोस भी देख सकते हो, ठीक है। चलो तो ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस, राइट। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना के बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना के बताओ। तो हम ज़्यादा सोचेंगे नहीं अब की बार, ठीक है। क्या करेंगे, जो हमने शॉर्टकट सीखा है, जो हमने मेथड सीखा है ना, एक्चुअली तो मेथड ही है वो, लेकिन क्योंकि उससे जल्दी हो जाती चीज़ें इसलिए शॉर्टकट भी मानोगे तो चलेगा। क्या बोल रहे थे हम वहाँ पर, पहले तो क्या बनाओ, अंदर जो फंक्शन है उसका ग्राफ बनाओ, तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लो, कॉस इनवर्स। अच्छा, लेकिन अब कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर नहीं आता है तो मैं मदद नहीं कर सकता आपकी, ठीक है। वो हम इनवर्स फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहले तो याद करो, क्लियर। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, वो जाता है 0 से पाई के बीच में और इनपुट लेता है वो -1 और 1 के बीच में, ठीक है। आपका कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ होता है। तो अब अगर मुझे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ प्लॉट करना है तो हमारे पास दो ही स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, ब्रेक इट इनटू पोर्शंस यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस एट यूनिट इंटरवल्स। तो आपके पास एक लाइन 1 के साथ आएगी, ये रेड वाली लाइन एक 1 हाइट की है, वैसे ही एक 2 हाइट की आएगी, है ना, वो क्या है π/2 के ऊपर होगी। π/2 कितना हो जाएगा, 1.5 समथिंग हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, 2 उसके ऊपर होगा। अच्छा, पाई कितना होता है, पाई 3.14 होता है, मतलब 3 उसके नीचे आने वाला है, मतलब एक और हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी इस ग्राफ में जो बहुत ही पाई के पास में होगी, ठीक है। तो ये 3 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब आपके पोर्शन कितने बने, 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में ये बड़ा वाला पोर्शन, फिर 2 और 3 के बीच में छोटा वाला पोर्शन, और 3 और पाई के बीच में और भी एक छोटा वाला पोर्शन, क्लियर है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं मेरी ट्रिक यूज करूंगा कि अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्लॉट करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं मैं, कि हर एक पोर्शन का शैडो नीचे वाले लाइन के ऊपर ले लेते हैं, क्लियर है। तो क्योंकि ये जो पोर्शन है, ये जो लास्ट वाला पोर्शन है, ये 0 और 1 के बीच में है, तो उसकी शैडो कहां बनेगी स्टूडेंट्स, उसकी शैडो बनेगी 0 के ऊपर। फिर उसके बाद एक पोर्शन है जो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में काफी बड़ा सा पोर्शन है, तो वो पूरा का पूरा पोर्शन कहां गिरने वाला है, शैडो कहां आने वाली है उसकी शैडो आने वाली है 1 के ऊपर, ठीक है। उसके आगे वाले पोर्शन की शैडो आने वाली है 2 के ऊपर, और जो ऊपर छोटा सा पोर्शन बच गया 3 वाली लाइन और पाई के बीच में जो छोटा सा पोर्शन बन गया, उसकी शैडो कहां आएगी, 3 के ऊपर आ जाएगी, क्लियर है। तो इसके एक्चुअली 4 टुकड़े हो गए हैं, क्लियर है सबको। 4 पोर्शंस में आपको यहाँ पर आंसर देखना होगा। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि ओपन कहाँ पर होगा, क्लोज कहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली 1 हो चुका है तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा आपको, क्लियर है। उसके बाद इस पॉइंट पर एग्जैक्टली ये क्या हो चुका है, 2 हो चुका है, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऊपर ही रह जाएगा, तो फिर यहाँ पर इसका मतलब ओपन सर्कल आना चाहिए, वैसे यहाँ ओपन सर्कल आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप कंप्लीटली बना पा रहे हो किसी भी रैंडम फंक्शन का ग्राफ। ऑल राइट, ऑल राइट, हाँ तनिष्क, ऑल राइट, तनिष्क वांट्स टू नो मैं किस आईआईटी में पढ़ा हूँ या किसी और बच्चे से बात कर रहे हो आप। आई होप मुझसे पूछ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे तो अभी आईआईटी में जाने की उम्मीद में हैं। ऑल राइट, सो मैं आईआईटी रुड़की से हूँ, ऑल राइट, जिसको नहीं पता।
और भी सारे लेक्चर्स देख लो, काफ़ी बेनिफिट होगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, लेकिन किंगडम कम्स ऑफलाइन तो हम नहीं पढ़ाते हैं, ऑल राइट। कोटा में भी मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं बैंगलोर में प्लेस्ड हूँ अभी, ऑल राइट। चलो ऑल राइट, तो आप अपनी क्वेरीज जो हैं वो बाकी जो यहाँ पर जो बेसिकली हम लेक्चर ले रहे हैं, लाइव लेक्चर, दैट कन्वर्ट्स इनटू अ वीडियो आफ्टर एन आवर और सो, तो आप वहाँ पर भी अपने कमेंट्स में क्या कर सकते हो, अपने डाउट्स हमें बता सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं, ठीक है। आज हमने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बहुत बच्चों को इसमें डाउट था और काफ़ी टाइम से वो जानना चाह रहे थे, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था समझाने के लिए, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई हैं। अगर नहीं तो एक बार फिर से देखो, नोट्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड करके नोट्स पढ़ो, ठीक है। अगर तब भी दिक्कत आ रही है तो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विथ अस ऑन टेलीग्राम, वहाँ पर आप अपने पर्सनल क्वेरीज भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया है आज का लेक्चर, सो डू लाइक इट, राइट, और शेयर करो सबके साथ में, सबको बताओ कि अनअकैडमी जेई एक चैनल है जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है जेई एस्पिरेंट्स के लिए, ऑल राइट। सो दैट्स इट फॉर द डे स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड नाइट।